नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये हमें मिली है यूट्यूबर अक्षय विशिष्ट के चैनल से। हाँ, ये एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, हॉन्टेड फ्लैट का खौफनाक राज। उनके एक सब्सक्राइबर मयंक ने अपनी कहानी साझा की है। बिल्कुल, और ये एक कथित सच्ची घटना बताई जाती है। कहानी है 3 दोस्तों की, मयंक, निखिल और शुभम, जो कोलकाता में एक किराए के फ्लैट में रहते थे और उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब बल्कि डरावनी चीजें हुई। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी सुनाएंगे नहीं, बल्कि इसे परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। सही कहा। ये देखना भी है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी शुरुआत, मतलब नया घर ढूंढना, कैसे धीरे धीरे एक बहुत ही अजीब और डरावने अनुभव में बदल गई। तो हम कहानी के मेन पॉइंट्स, किरदारों के अनुभव और वो क्या कहते हैं, घटनाओं के पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो भी स्रोत हमें बताता है उसके आधार पर। तो कहानी शुरू होती है मयंक से। वो बिहार से कोलकाता आते हैं नौकरी की तलाश में। और उनके 2 दोस्त निखिल और शुभम, वो पहले से ही वहां थे, एक एमएनसी में जॉब कर रहे थे। हाँ, शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। उनके फ्लैट के मालिक ने कहा कि घर बेच दिया है, फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और टाइम सिर्फ 15 दिन का नोटिस दिया। बस 15 दिन? इतने कम टाइम में नया घर कहाँ मिलता है, वो भी कोलकाता जैसे शहर में। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। यहीं से टेंशन शुरू होती है। हाँ, और ऊपर से निखिल और शुभम तो ऑफिस में बिजी थे, तो घर ढूंढने की सारी जिम्मेदारी वो आ गई मयंक पर। बजट भी टाइट था, टाइम भी कम। ये दोनों चीजें मिलकर अक्सर फैसलों पर असर डालती हैं। बिल्कुल। मयंक रोज सुबह से शाम, जैसा बताया गया है, बाइक पर फ्लैट ढूंढते थे। काफी मुश्किल हुई, फिर आखिर में एक मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें एक 2 BHK फ्लैट मिला। स्रोत बताता है कि फ्लैट देखने में काफी पुराना था, लेकिन लोकेशन अच्छी थी, दोस्तों के ऑफिस के पास। और सबसे अजीब बात थी उसका किराया, सिर्फ 15,000 रुपए। हाँ, जो उस इलाके के हिसाब से मतलब बहुत ही कम था, सरप्राइजिंगली कम। ये अपने आप में एक रेड फ्लैग हो सकता था शायद। इतना सस्ता क्यों? हो सकता है, लेकिन उस वक्त जरूरत शायद ज्यादा हावी थी। और एक और बात, जब तीनों दोस्त फ्लैट देखने गए, हाँ, शुभम को शुरू से ही वहां कुछ मतलब अजीब सा लगा, एक नेगेटिव वाइब कह सकते हैं। अच्छा। शुभम ने बोला भी कि मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, उसने अपनी हिचकिचाहट दिखाई, पर शायद निखिल ने मजाक उड़ा दिया, या फिर वही टाइम की कमी और कम किराया भारी पड़ गया। तो उन्होंने फ्लैट ले लिया। क्या ये पहली चूक थी, पहली अनदेखी चेतावनी? कह सकते हैं। अक्सर होता है ना, हम अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, लॉजिक हावी हो जाता है। तो यहीं से फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। वो लोग संडे को शिफ्ट हो गए, कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते। फिर एक फ्राइडे नाइट की बात है। मयंक और निखिल ने नॉनवेज पार्टी का प्लान किया। हाँ, शुभम तो वेजिटेरियन थे, तो वो अपने कमरे में थे, शायद सो रहे थे। देर रात लगभग 2 बज रहे होंगे। मयंक और निखिल बाहर टहलने निकल गए और उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। शुभम अंदर अकेले थे। जब वो वापस आए तो उन्हें अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि शुभम बिस्तर पर नहीं है। कहाँ थे? कमरे के एक कोने में दुबके हुए थे, बुरी तरह डरे हुए, पसीने में भीगे हुए। अरे बाप रे! पूछा उन्होंने क्या हुआ। हाँ, तो शुभम ने बताया कि उनके जाने के बाद दरवाजे के बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई और कमरे में जैसे घुटन होने लगी। अच्छा, लड़की के रोने की आवाज। हाँ, और यहाँ ये भी बताया गया है कि शुभम को पहले से एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की हिस्ट्री थी, तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्या ये सिर्फ एंजाइटी का अटैक था या सच में कुछ और था? उस वक्त कहना मुश्किल था। निखिल ने तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, शायद माहौल हल्का करने के लिए, पर मयंक ने स्थिति संभाली, शुभम को पानी वगैरह पिलाया, शांत कराया। तो ये पहली घटना थी जो अलौकिक लग रही थी, पर जिसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह भी हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ रातों के बाद, देर रात, इस बार मयंक को खुद वही आवाज सुनाई दी। अच्छा। वही लड़की के रोने की आवाज। हाँ, दरवाजे के बाहर से। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला भी, और कोई था? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन शोर से निखिल और शुभम भी जाग गए। अब सिचुएशन बदल गई। जब मयंक ने भी वही चीज अनुभव की तो शुभम की बात को वजन मिला। हाँ, शुभम ने तुरंत कहा, देखा, मैंने कहा था ना। अब डर सिर्फ एक तक नहीं रहा। इसे अब सिर्फ शुभम का वहम या एंजाइटी कहकर टालना मुश्किल हो गया था। मयंक को भी अब पक्का लगने लगा कि फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। उसे याद आया, शिफ्ट करते वक्त शुभम ने कहा था, हम गलत जगह आ गए हैं। अगले दिन उन्होंने सोचा कि मालिक से बात करनी चाहिए। वो गए मालिक के पास। मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे।
और उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत अजीब। मयंक ने दबी जुबान में रात की आवाजों का जिक्र किया तो मालिक ने बात ही पलट दी। क्या कहा उन्होंने? उल्टा मयंक से ही पूछने लगे, तुम लोग पीते वीते तो नहीं हो? मतलब सीधे इल्जाम लगा दिया। ये टाल मटोल करना और उल्टा सवाल पूछना, ये अक्सर कुछ छुपाने की निशानी होती है। बिल्कुल। मालिक के इस रवैये से शक और बढ़ गया, पर मयंक चुप रह गए। शायद डर गए कि कहीं मालिक निकाल ना दे। और इसके बाद घटनाएं और भी ज्यादा अजीब और कह सकते हैं डरावनी होती गईं। हाँ, कहानी का अगला पड़ाव शुभम के व्यवहार में एक बहुत ही ड्रामेटिक बदलाव से जुड़ा है। एक शनिवार की बात है, शुभम अपने रिश्तेदारों से मिलके शाम को फ्लैट लौटा। उस वक्त मयंक और निखिल बाहर थे। जब वो दोनों वापस आए तो उन्होंने जो देखा वो मतलब यकीन करने लायक नहीं था। क्या देखा? शुभम, जो कि पक्के शाकाहारी थे, वो किचन में नॉनवेज बना रहे थे। क्या? जो नॉनवेज की गंध तक बर्दाश्त नहीं करते थे? हाँ, और सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने तीनों के लिए बनी करीब 20 रोटियां, सारी नॉनवेज सब्जी और अपनी वेज सब्जी भी अकेले ही खा ली थी। अकेले? इतना सब कुछ? ये तो बहुत ही असामान्य है। बिल्कुल। और ये सब करने के बाद वो दूसरे कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद करके सो गए। ये देखकर तो मयंक और निखिल एकदम शॉक रह गए होंगे। हाँ, वो स्तब्ध थे। उन्होंने शुभम से बात करने की कोशिश की, दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा अंदर से बंद था और स्रोत ये भी कहता है कि उन्हें अंदर से किसी के घूरने जैसा महसूस हुआ। बहुत डरावना। फिर निखिल ने किसी तरह खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की। हाँ, और दरवाजा खोला, पर अंदर का सीन और भी भयानक था। क्या हुआ? शुभम कमरे में नहीं थे? नहीं, वो बाथरूम में बेहोश पड़े थे। हे भगवान! फिर डॉक्टर को बुलाया। हाँ, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि शुभम का बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, पर और कोई सीरियस बात नहीं लगी उन्हें। लेकिन जब शुभम को होश आया तो उन्हें कुछ याद था? यही तो सबसे अजीब बात है। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। न नॉनवेज खाना, न दरवाजा बंद करना, कुछ नहीं। बस इतना याद था कि रिश्तेदारों के यहाँ से लौटने के बाद जैसे ही फ्लैट में घुसे, उन्हें करंट जैसा कुछ महसूस हुआ था। ये करंट जैसा महसूस होना, फिर पर्सनैलिटी का एकदम बदल जाना और फिर मेमोरी लॉस, ये चीजें कहानी को अलौकिक दिशा में और धकेलती हैं। डॉक्टर ने फिजिकल लक्षण, हाई बीपी तो बता दिए, पर इस अजीब बर्ताव का कारण वो अनसुलझा रह गया। यही कहानी मनोवैज्ञानिक और अलौकिक व्याख्याओं के बीच झूल रही है। क्या ये एक्सट्रीम स्ट्रेस था, या जैसा कहानी आगे इशारा करती है, कोई बाहरी असर? और इसके बाद तो टकराव बिल्कुल आमने सामने का होगा। हाँ, कुछ दिनों बाद एक शाम मयंक और निखिल खाना खा रहे थे। शुभम ने अचानक बहुत ज्यादा उल्टियां करनी शुरू कर दी, बेतहाशा। और तभी वो हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। क्या? शुभम की आवाज बदल गई, एकदम बदल गई मतलब? स्रोत के अनुसार एक तीखी, पतली लड़की जैसी आवाज में वो बोलने लगे। क्या कहा उन्होंने, या उस आवाज ने? सीधी धमकी। कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम अब जिंदा नहीं लौटोगे यहां से, मैं तुम्हें मार के भेजूंगी। बाप रे, ये तो सीधा पोजेशन जैसा लग रहा है। हाँ, वो दोनों बुरी तरह डर गए। मयंक हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, पर डर के मारे भूल गए। निखिल तो भागने की कोशिश करने लगे। फिर क्या किया? आखिर में किसी तरह फोन पर हनुमान चालीसा चलाई। उसे सुनकर शुभम एकदम शांत हो गए और फिर बेहोश हो गए। ये अनुभव इतना भयानक रहा होगा कि उन्होंने फौरन शुभम के पिता को फोन किया। अब ये मामला दोस्तों से ऊपर जा चुका था। हाँ, परिवार को इन्वॉल्व करना ही पड़ा। शुभम के पिता आए, मालिक से भी मिले वो। मालिक ने क्या कहा इस बार? फिर वही इनकार, बल्कि उन्हें भगासा दिया। मालिक का ये लगातार इनकार करना शक को और पक्का कर रहा था कि वो कुछ जानते हैं। बिल्कुल, लगता तो यही है। हाँ। शुभम के पिता 2 दिन बाद फिर लौटे, और इस बार अकेले नहीं थे। किसको साथ लाए थे? वो अपने साथ एक बाबा को लेकर आए थे। अच्छा, बाबा जी? स्रोत कहता है कि बाबा ने फ्लैट में कदम रखते ही कहा, तुम तीनों तो यहाँ गलत आ गए हो, यहाँ पर किसी का साया है। मतलब उन्होंने आते ही नेगेटिव एनर्जी महसूस कर ली। हाँ, बाबा ने शुभम से बात की। शुभम ने वही सब बताया, करंट लगना, कान के पीछे पसीना आना, आपा खो देना। बाबा ने क्या डायग्नोस किया? बाबा ने कंफर्म किया कि ये एक लड़की की आत्मा का असर है, और उन्होंने फ्लैट फौरन खाली करने की सलाह दी। और तब तक के लिए कुछ उपाय? हाँ, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ धागे दिए, तीनों को पहनने के लिए। लेकिन क्या उन धागों से बात बनी? नहीं, यही कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ रातों बाद शुभम फिर से वश में हो गए। फिर से? धागे के बावजूद? हाँ, और इस बार उस कथित आत्मा ने शुभम के जरिए हाथ में बंधा वो धागा आसानी से तोड़ दिया। अरे,
मतलब वो शक्ति ज्यादा थी। और फिर शुभम ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की, अपना हाथ काट लिया। ओहो, ये तो बहुत सीरियस हो गया, सेल्फ हार्म तक बात पहुंच गई। हाँ, फिर से हनुमान चालीसा चलाकर स्थिति संभाली गई और पिता को दोबारा बुलाया गया। इस बार तो कुछ बड़ा करना ही था, धागे वगैरह काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। अब पूजा पाठ हवन की तैयारी हुई और इसी दौरान कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कैसे? जब हवन चल रहा था तो फ्लैट का मालिक भी वहां आ गया। अच्छा, उसे बुलाया गया था? पता नहीं, पर वो आ गया और स्रोत के अनुसार उसकी आंखों में गिल्ट, अपराध बोध साफ दिख रहा था। अब शायद सच सामने आने वाला था। पूजा के बाद बाबा ने सीधे मालिक से पूछा, आप बताओगे या मैं बता दूं? सीधा सवाल, कन्फ्रंटेशन। हाँ, और तब मालिक टूट गए। उन्होंने वो राज खोला जिसे वो अब तक छिपा रहे थे। क्या राज था? मालिक ने बताया कि उस फ्लैट में उनकी पोती रहती थी। नाम था नीलिमा। अच्छा। और उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, रवि नाम था शायद। उस लड़के ने उसे धोखा दिया। ओह, ये तो दुखद है। इस धोखे से नीलिमा इतनी टूट गई, इतनी नफरत भर गई उसके मन में कि उसे सभी लड़कों से घृणा हो गई। वो मानती थी कि लड़कों की जात ही धोखेबाज होती है। ये बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है धोखे का। और इसी गहरे दुख, नफरत और निराशा में नीलिमा ने उसी फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। अरे, उसी फ्लैट में सुसाइड? हाँ, और मालिक के अनुसार उसी की आत्मा अब उस फ्लैट में भटक रही थी। और क्योंकि उसे लड़कों से नफरत थी, वो खासकर लड़कों को ही निशाना बनाती थी। इसीलिए शायद शुभम उसका आसान टारगेट बने, उनकी सेंसिटिविटी या लड़का होने की वजह से। शायद यही वजह थी। मालिक ने यह भी माना कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, बेटा मदद नहीं करता था। और उन्हें पता था कि फ्लैट में प्रॉब्लम है? हाँ, उन्हें पता था। पहले पूजा पाठ कराई थी पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर भी पैसों के लालच में उन्होंने ये जानते हुए भी फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया, ये सोचकर कि चलो शायद कोई रह ले, शायद कुछ ना हो। ये तो बहुत गैरजिम्मेदाराना बात हुई, जानते हुए किसी को खतरे में डालना। बिल्कुल। ये खुलासा सुनकर कहानी के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। वो सस्ता किराया, मालिक का अजीब बर्ताव, शुभम का बार बार निशाना बनना, लड़की के रोने की आवाजें, लड़कों के प्रति गुस्सा। हाँ, अब सब समझ आता है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड फ्लैट की कहानी नहीं रह जाती। ये धोखे, मानसिक पीड़ा, आत्महत्या जैसी त्रासदी और लालच के नतीजों की कहानी बन जाती है। सच्चाई पता चलने के बाद मालिक ने शर्मिंदगी में उनका डिपॉजिट वापस कर दिया। और उन तीनों दोस्तों ने? उन्होंने उसी शाम एक पल भी बर्बाद किए बिना वो फ्लैट खाली कर दिया। फटाफट। जाहिर है, कौन रहता है ऐसी जगह। और इस पूरे वाकये का मयंक पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो वापस बिहार लौट गए, फिर कभी कोलकाता नहीं आए। समझ आता है, ऐसे अनुभव इंसान को हिला देते हैं। निखिल और शुभम वही रहे? हाँ, वो वही काम करते रहे। पर जाहिर है ये अनुभव उनके साथ भी रहा होगा। ये कहानी एक तरह की चेतावनी भी है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, सस्ते किराए या अच्छी लोकेशन के चक्कर में बिना पूरी जांच पड़ताल किए, खासकर ऑनलाइन लिस्टिंग के भरोसे कहीं भी शिफ्ट हो जाना रिस्की हो सकता है। सवाल पूछना जरूरी है, कोई जगह इतनी सस्ती क्यों है? क्या कोई हिस्ट्री है? बिल्कुल, ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। तो ये थी मयंक, निखिल और शुभम की कहानी और उस हॉन्टेड फ्लैट का राज। एक दुखद अतीत जो उन लोगों पर भारी पड़ा जिनका उससे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। हाँ, नीलिमा की अपनी कहानी एक त्रासदी है। प्यार में धोखा, गहरा डिप्रेशन और फिर आत्महत्या, और उसका असर उन बेचारों पर पड़ा जो बस एक सस्ता घर ढूंढ रहे थे। ये कहानी हमें कई लेवल पर सोचने को मजबूर करती है। अलौकिक डर अपनी जगह है, पर उसके पीछे की मानवीय भावनाएं, प्यार, धोखा, गुस्सा, नफरत, लालच, वो भी बहुत पावरफुल है। और ये भी कि ट्रॉमा यानी गहरा मानसिक आघात, उसका असर कितना गहरा और अप्रत्याशित हो सकता है, न सिर्फ उस व्यक्ति पर बल्कि शायद उस जगह पर भी। स्रोत के कथावाचक अक्षय वशिष्ठ आखिर में कुछ अच्छी बातें भी कहते हैं। रिश्तों में ईमानदारी रखने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और आत्महत्या जैसा भयानक कदम कभी न उठाने की सलाह देते हैं। हाँ, ये एक जरूरी मानवीय संदेश है इस डरावनी कहानी के अंत में। और ये सब हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई हमारे आसपास की जगहें, दीवारें, कमरे अपने अंदर गुजरे हुए वक्त की कहानियों को, तीव्र इमोशंस को, किसी तरह की एनर्जी को सहेज कर रखती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या किसी जगह का अतीत वहां रहने वाले नए लोगों को अनजाने में प्रभावित कर सकता है? क्या हर जगह की अपनी एक मेमोरी होती है? इस पर शायद कोई एक सीधा जवाब ना हो, पर यह सोचने वाली बात जरूर है। बिल्कुल, विचार करने के लिए गहरा बिंदु।